सासू माँ, देवर जी की शादी में आप यही साड़ी पहनना, ये खास मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बड़ी बहू, साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन अभी शादी में 4 महीने बाकी हैं, तो तू अभी से इन सब तैयारियों में क्यों लग गई? सासू माँ, आप देखना, ये टाइम भी ऐसे ही निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। दोनों देवरानी जेठानी ने बड़े ही अच्छे ढंग से सारे घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। एक रोज बड़ी बहू नीलम अपनी देवरानी से, आंचल, आज मेरा शरीर बहुत टूट रहा है, बहुत थकान महसूस हो रही है, क्या आज का लंच तुम अकेले बना लोगी? हाँ दीदी, आप बेफिक्र रहिए और आराम करिए, मैं सब संभाल लूंगी। वो दोनों देवरानी जेठानी बड़े ही प्यार से रहती थी और हर काम को मिल बांट कर लेती थी। उनके पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे। दीदी, ये लीजिए आपका खाना, कुछ खा लीजिए। अरे, तू मुझे बाहर ही बुला लेती। नहीं बहू, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तू यहीं आराम कर। हमने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आता ही होगा। लेकिन माँ जी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। इसीलिए तो डॉक्टर को बुलाया है। तभी अचानक से आंचल का जी मचलने लगता है और वो भागते हुए बाथरूम में चली जाती है और उल्टियां करने लगती है। हे भगवान, ये दोनों बहुओं को अचानक से क्या हो गया? तभी डॉक्टर आता है और दोनों का चेकअप करता है तो पता चलता है कि दोनों बहुएं गर्भवती हैं। ये बात सुन सभी बहुत खुश थे। विमला ने अपने दोनों बेटों को भी फोन कर ये खुशखबरी दे दी। अगले ही दिन दोनों भाई अपने घर की ओर निकल गए। रास्ते में दोनों खुशी खुशी बातें करते हुए घर लौट रहे थे। अरे नितिन, ये देख, मैंने तो बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने भी ले लिए। भैया, अभी उनको आने में 8 महीने बाकी हैं। हाँ तो क्या हुआ, तब तक और भी खिलौने ले आएंगे। अच्छा भैया, 5 मिनट के लिए बस यहीं रुको, मैं जरा जाकर पानी की बोतल ले आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। विवेक बस में बैठा हुआ होता है कि तभी सामने से एक तेज रफ्तार बस आती है और उस खड़ी बस को जोरदार टक्कर मार देती है, जिससे बस में बैठे सभी सवारियों की मौत हो जाती है। नितिन ये बात घर आकर सबको बताता है। जैसे ये बात घर वालों को पता चली, वो सभी रोने लगे और रोते रोते नेहा कहने लगी, ये सब कुछ भाभी और इनके बच्चे की वजह से हुआ है, ये दोनों ही मनहूस है। सही कहा बेटी, आज इस मनहूस के कारण मैंने अपने बड़े बेटे को खो दिया। ऐसा मत कहो, ये बच्चा मेरे विवेक जी की निशानी है और अब यही मेरे जीने का सहारा है। ये कहकर बड़ी बहू जोर जोर से रोने लगी। उधर पुलिस को विवेक का आधा अधूरा शरीर ही मिल पाया था, जिसका उसके परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। विवेक की मौत को अब 4 महीने बीत चुके थे। इसके साथ ही दोनों बहुओं की गर्भावस्था के महीने भी बढ़ रहे थे। छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, आज तो तुझे चेकअप के लिए जाना था ना? हाँ माँ, वो बस दीदी आती ही होगी, फिर हम दोनों साथ चली जाएंगी। आज उनका भी तो चेकअप होना है ना। ओफो, उस मनहूस का साया भी तुझ पर नहीं पड़ना चाहिए, फिर तू क्यों उसके साथ रहती है? माँ, विवेक भैया की मौत आ रही थी इसलिए वो चले गए, लेकिन इस बारे में दीदी या उनके होने वाले बच्चे को कुछ भी कहना सही नहीं है। भाभी, आप इस बारे में माँ को कुछ मत सिखाइए। तभी वहां बड़ी बहू आ जाती है। नेहा, इन सब मामलों में तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपका ये मनहूस बच्चा मेरे भैया को खा गया और आप चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं? नेहा, ये कैसे बात कर रही हो अपनी बड़ी भाभी से? छोटी भाभी, सिर्फ आपकी वजह से ही हमने इन्हें इस घर में रखा हुआ है, नहीं तो हम इन्हें कब का बाहर कर देते। चल नेहा यहाँ से, इन दोनों को तो कोई बात समझ ही नहीं आती। दीदी, आप इन सब बातों को दिल पर मत लेना, होने वाले बच्चे पर असर पड़ेगा। चलो अब हम डॉक्टर के पास चलते हैं। दोनों देवरानी जेठानी डॉक्टर के पास चली जाती हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और दोनों बहुओं का 9वां महीना शुरू हो जाता है। विमला देवी अपनी छोटी सुहागन बहू की गोद भराई बहुत ही अच्छे से करवाती है। माँ जी, मेरी गोद भराई तो हो गई, लेकिन दीदी की? विधवाओं को ये सब हक नहीं होता। उसकी जिंदगी के रंग उसकी पति की मौत के साथ ही चले जाते हैं। दूर खड़ी विधवा बहू ये सब देख सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बाद विधवा बहू को डिलीवरी पेन शुरू हो गया। सब उसे अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचकर छोटी बहू को भी लेबर पेन स्टार्ट हो गया और उन दोनों ने बड़े ही सुंदर बच्चों को जन्म दिया। विधवा बहू ने जहां बेटे को, तो वहीं सुहागिन बहू ने बेटी को जन्म दिया। बड़ी बहू के बेटे की शक्ल बिल्कुल अपने पिता विवेक की तरह थी, जिसे देख सभी भावुक हो गए और विमला ने अपने पोते को रोते हुए गले लगा लिया। मेरा विवेक, मेरा
मेरा छोटा विवेक, मेरे बच्चे की आखिरी निशानी। बच्चा अपनी दादी को देख मुस्कुराने लगा। उसे देख विमला भी पिघल गई और अपनी बड़ी बहू से कहने लगी, बहू मुझे माफ कर दे। इस बच्चे को गोद में लेते ही मुझे मेरे विवेक का एहसास हो रहा है। ये कोई अभिशाप नहीं बल्कि मेरा विवेक है जो लौट आया है। अब तक मैंने तेरे साथ जो भी सलूक किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। माफी मत मांगो माँ जी, मैं जानती हूँ वो सब आप नहीं बल्कि आपका दुख बोल रहा था। अब हमारा विवेक फिर से हमारे पास आ गया है। सही कहा बहू। 2 दिन बाद दोनों बहुएं अपने बच्चों को लेकर घर आती हैं, जहां विमला अपने दोनों बच्चों की आरती बड़े ही प्यार से उतारती है और खुशी खुशी दोनों का स्वागत करती है। अरे सुमित्रा, क्या कर रही हो? आज तो रविवार है। तुम सुबह सुबह क्यों उठ गई भाई? अरे आज तो उमा और धीरज की छुट्टी है और बंटी भी आज स्कूल नहीं जा रहा। अरे वो रात को धीरज उमा से कह रहा था कि उसने बहुत दिनों से मूंग की दाल के चीले नहीं खाए, तो उमा के पास एक ही संडे होता है जब वो अपने दूसरे काम निपटाती है, तो उसने मुझे कह दिया था कि मैं उठकर बना दूं। अब तो मैंने रात को दाल भिगो दी थी, तो सोचा उनके उठने से पहले पीस लूंगी। फिर नाश्ते में चीला वो हरी चटनी के साथ खाता है। बंटी ने हलवा खाने की फरमाइश की थी, तो उसके लिए नाश्ते में हलवा बना रही थी। वो तो सही है सुमित्रा, पर तुम अपनी सेहत का भी तो ध्यान रखा करो। हैं? सुबह सुबह उठकर काम में लग जाती हो। कोई बात नहीं जी, बच्चों की खुशियों में ही मैं अपनी खुशियां ढूंढ लेती हूँ। और फिर तुम तो जानते ही हो मुझे घर का काम करने की आदत है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ। एक संपूर्ण गृहिणी, एक अच्छी पत्नी, अच्छी माँ और दादी और एक बहुत अच्छी सास, सभी रूप सुमित्रा में दिखाई देते थे। सबकी इच्छाओं का ख्याल रखना, सारा दिन अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना, यही सुमित्रा की आदत थी। उमा की शादी को 9 साल बीत चुके थे। बंटी अब 8 साल का था। शुरू से ही बंटी अपनी मम्मी से ज्यादा अपनी दादी के साथ रहा, क्योंकि उमा शुरू से ही एक वर्किंग वुमेन थी, इसलिए सुमित्रा ने ही घर को संभाला हुआ था। सुमित्रा की वजह से उमा अपनी सारी जिम्मेदारियों से बची हुई थी। उमा, मैं कल से वेट मशीन ढूंढ रहा हूँ, मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। धीरज, मैं इस वक्त अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। तुम जानते हो मुझे संडे मिलता है जब मैं अपने लिए थोड़ा बहुत सोच पाती हूँ। बाकी दिन मेरे ऊपर ऑफिस का स्ट्रेस होता है, इसलिए अपने आप अपनी चीजें प्लीज तुम खुद ढूंढ लिया करो। धीरज बेटा, तुम्हारी वेट मशीन वहाँ पलंग के नीचे रखी हुई है। शांति जब झाड़ू लगाने आई थी तभी मैंने कहा था कि आगे रख दे ताकि तुम्हें दिखाई दे जाए। ओह हाँ उमा, तुमने ही तो बेड के नीचे रखी थी, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा छोड़ो, मेरे लिए एक बनाना शेक बना दो प्लीज। धीरज प्लीज तुम खुद बना लो ना, मेरी एक्सरसाइज बीच में छूट जाएगी। और हाँ, हो सके तो मेरे लिए प्लीज 1 कप ग्रीन टी भी बना लेना। जब तुम मेरी बात नहीं सुनती तो मैं क्यों सुनूं? अपने आप बना लो। अरे अरे, तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ रहे हो? धीरज बेटा, मैंने तुम्हारा बनाना शेक पहले ही बना दिया था। और बहू, तुम्हारी ग्रीन टी के लिए मैंने पानी उबालने रख दिया है, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू माँ जी। अच्छा माँ जी, मुझे एक हेल्प चाहिए थी। आज मेरी सहेलियां काफी समय बाद मुझसे मिलने आ रही हैं, तो आप उनके लिए कुछ चाय पकौड़े का इंतजाम कर सकती हैं? अरे चिंता मत करो, मैं बना दूंगी, इसमें परेशानी की क्या बात है। धीरज बेटा, तुम नहा कर आओगे तो तुम्हारे लिए गरम गरम चीले बना दूंगी। सुमित्रा ऐसे ही चुपचाप सबकी फरमाइश पूरी करती रहती थी। शाम को उमा की सहेलियां मिलने के लिए आती हैं। उन सब के बीच सुमित्रा अकेली ही खातिरदारी में लगी रहती है। सुमित्रा, तुम कब तक अकेली करती रहोगी? बहू को आवाज लगा लो, चाय वगैरह वो भी बना सकती है। तुम जब तक पकौड़े तल रही हो तब तक बहू चाय डाल कर ले आएगी। अरे नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता। बहू सबके बीच उठकर आएगी, परेशान होगी, मैं ले जाऊंगी। अच्छा ये पकौड़ा चक्कर तो बताओ कि नमक कैसा डला है। सुमित्रा, ये गलत बात है। तुम थोड़ी बहुत काम की जिम्मेदारी अब बहू को भी देना शुरू करो। वो तुम्हारे भरोसे कुछ भी नहीं करती है। कोई बात नहीं, बहुएं भी तो बेटी की तरह होती हैं। उमा भी मेरी बहू नहीं, बेटी की तरह है। अच्छा मैं चाय देकर आती हूँ। सुमित्रा सबके लिए चाय लेकर जाती है, पर वो उमा और उसकी सहेलियों की बीच हो रही बात को सुन लेती है और उसके कदम दरवाजे पर ही रुक जाते हैं।
और आंखों से आंसू छलक आते हैं। हाँ यार, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। मेरे घर कल बुआ जी और फूफा जी आ गए। मेरी रोटी बनाने वाली ने तो छुट्टी ही कर ली। सारा खाना मुझे बाहर से मंगवाना पड़ा। तभी तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। मेरी सास तो सारे का सारा घर का काम कर लेती है। बस करना ही क्या है, मीठी मीठी बातें करके माजी माजी कह दो, मिनटों में सारा काम कर देती हैं। मेरी सास को ना मीठी मीठी बातों से बेवकूफ बनाना बहुत ही आसान है। अपनी बहू के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर सुमित्रा के हाथ पांव लड़खड़ा जाते हैं और वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को छुपाकर ड्राइंग रूम में जाती है। अरे माँ जी, चाय ले आई। पता है तुम सबको, माँ जी के हाथ की अदरक वाली चाय बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, और खासकर पनीर के पकौड़े। बहू, और पकौड़े चाहिए तो आवाज लगा देना। सुमित्रा रसोई में चली जाती है। अगले दिन सुमित्रा के हाथ में एक अटैची थी, जिसे देखकर उमा और धीरज हैरान रह जाते हैं। माँ, आप कहीं जा रही हो? बेटा, तुम्हारी माँ अपने मायके जा रही है। बोल रही है भैया भाभी से मिलने का बहुत मन है, तो मुझे लगा कुछ दिन तुम्हारी माँ को आराम भी मिल जाएगा और अपने भैया भाभी के पास रह भी लेगी। क्यों, ठीक है ना? हाँ, दीपिका की शादी के बाद वहाँ रहना ही नहीं हुआ, और जल्दी जल्दी में शादी खत्म करके हम सब लौट आए थे, इसलिए रहने को नहीं गई। 1 महीने के लिए जा रही हूँ, 1 महीने बाद लौट आऊंगी। 1 महीना? उमा तपाक से बोली। सबकी नजरें उसी की तरफ थी, मानो 1 महीना सुनकर भूचाल आ गया हो। क्यों, अब 1 महीना कम है तो कोई बात नहीं, 2 महीने रुकाऊंगी। भैया भाभी तो कहते हैं कि वहां जाऊं तो 3-4 महीने लगा कर आऊं, और वैसे भी धीरज की शादी के बाद यहाँ पर मेरा कोई इतना काम नहीं। चलो अब मैं चलती हूँ, बस का टाइम हो रहा है। बहू, सबका ख्याल रखना। ये रोजाना के कामों की लिस्ट मैंने बना दी है, इससे तुम्हें आसानी हो जाएगी। अब चलो सुमित्रा, मैं तुम्हें बस में बिठा आता हूँ। अपनी सास के अचानक मायके चले जाने से उमा परेशान हो जाती है। उसके ऑफिस का टाइम हो रहा था और उसके हाथ में काम की लिस्ट थी। रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं बना था। हाँ, माँ जी अचानक मायके चली गई। मैं सब काम कैसे करूंगी? राशन लाना है, प्रेस वाली से कपड़े लेने हैं, रोजाना का दूध सुबह 6 बजे उठकर लाना है, और ये इतने सारे काम, सब कैसे होगा? मम्मी, मेरा लंच। मुझे आज लंच में येलो कलर का पुलाव लेकर जाना था। मम्मी, दादी कहाँ है? दादी, दादी, वो तो मेरे रेडी होने से पहले ही मेरे स्कूल का लंच तैयार कर देती हैं। माँ के बिना मैं क्या करूंगी? उनके बिना तो ये घर घर ही नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं माँ जी के बिना सब कुछ कैसे संभालूंगी? अचानक उमा बहुत तेज रोने लगती है। धीरज उसे चुप कराता है, पर उमा और जोर से रोने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। उमा, चुप हो जाओ, लगता है पापा माँ को बस में बिठा कर आ गए हैं। रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। धीरज जैसे ही दरवाजा खोलता है वो चौंक जाता है। माँ, आप तो मामा जी के घर। अब बस में बैठ भी गई थी तुम्हारी माँ, फिर मेरे से बोली कि ऐसे अचानक से चली गई तो उमा बहू सब कुछ संभाल नहीं पाएगी। बहू को ऑफिस जाना होता है, वो अकेले अचानक से इतना सब कुछ कैसे करेगी? इसी चिंता में वापस लौट आए कि फिर कभी चली जाएगी। उमा अपने आंसुओं को पोंछकर झट से अपनी सास के गले लग जाती है। माँ जी, आपके बिना मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। आप घर की नींव हो माँ जी, आपके बिना हम कमजोर हैं। मुझे आपकी बहुत जरूरत है माँ जी। अच्छा, ठीक है, मैं अभी आई हूँ। मुझे पता है मेरे बिना तो कुछ नहीं कर पाएगी। चलो अब आगे से हटो, जल्दी से बंटी बेटा के लिए पीले चावल बना देती हूँ। दादी, मुझे आज स्कूल नहीं जाना, मुझे आपके साथ खेलना है। ठीक है, थिएटर में एक नई मूवी लगी है, आज हम सब मिलकर वो देखने चलेंगे। क्यों पापा? इस घर की हेड तुम्हारी माँ है, जैसा वो कहेगी वैसे ही मैं करूंगा भाई। हाँ। हाँ माँ जी, आज मैं भी ऑफिस नहीं जा रही, मैं भी छुट्टी ले रही हूँ। और धीरज, आज तुम भी छुट्टी ले लो। अरे तुम सब अपने अपने काम पर जाओ, काम वाली आने वाली है। अगर हम सब मूवी देखने चले गए तो घर के काम रह जाएंगे। पिक्चर देखने हम इतवार को चलेंगे। चलो, मैं बंटी और तुम सबके लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। माँ जी चलिए, मैं भी आपकी रसोई में मदद करती हूँ। उमा अपनी सास की अहमियत समझ चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था कि परिवार में बड़े बूढ़ों का साथ होना बहुत जरूरी है, पर साथ ही उनका मान सम्मान बनाए रखना छोटों की जिम्मेदारी होती है।